नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लोन प्रोसेस के ऊपर हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसकी कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो सारी वीडियो देख लीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो अब तक हमने बेसिक डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे और नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स में रिटेल का जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देख लिए थे, और आज हम कॉर्पोरेट्स के डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, कॉर्पोरेट लोन्स मीन्स किसी कंपनी या फिर बिजनेस लोन, आप सिंपली एक समझिए। बाकी इसकी बहुत सारी डिटेलिंग है जो मैं आगे की वीडियो में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बट यहाँ आप सिंपल सा एक समझ लीजिए, कॉर्पोरेट लोन्स का मतलब बिजनेस लोन, और जो लोन हम किसी फर्म को या कंपनी को दे रहे हैं वैसा। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो केवाईसी है और जो इनकम प्रूफ है, मैंने जो 3 इयर्स ऑडिटेड बैलेंस शीट है ये इनकम प्रूफ में भी लिखा था, तो मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर रिपीटेशन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट छूटनी नहीं चाहिए। तो कॉर्पोरेट लोन्स के लिए आपको क्या चाहिए? तो ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए, जैसे 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे मेरी बिजनेस ही कल शुरू हुई है, कोई बात नहीं, अगर कल शुरू हुई तो कल तक की बैलेंस शीट दे दो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि नहीं, मेरी जो सेल्स है वो ऑडिटेबल ही नहीं है, कोई बात नहीं, नॉर्मल आप बैलेंस शीट दे दीजिए, लेकिन बैलेंस शीट चाहिए विथ ऑडिट रिपोर्ट एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अब मान लीजिए यहाँ 2 ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे कंपनी के केस में कंपनी ऑडिट रिपोर्ट अलग होती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अलग होती है, तो वो दोनों चाहिए। अब जो एप्लीकेबल है आप पे वो आप दे दीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ और मेरा तो कंपनी ऑडिट तो होगा ही नहीं और टैक्स ऑडिट भी नहीं होता, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप सिर्फ बैलेंस शीट दे दीजिए। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी रिटर्न लास्ट 1 ईयर का, सेल्स परचेजेज सिंस लास्ट ऑडिट डेट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? अब जैसे मान लीजिए आज के डेट में ऑडिट रिपोर्ट आपने 31/3/2020 की दे दी, तो आज चल रही है नवंबर, तो मेरे पास 31 मार्च 2020 तक के तो सेल्स के फिगर आ गए ऑथेंटिक। अब मुझे अप्रैल से लेके नवंबर तक की आप सेल्स एंड परचेजेज की मंथ वाइज लिस्ट दे दीजिए। अकाउंट स्टेटमेंट दे दीजिए जितने भी आपके अकाउंट हैं, और कोई लोन चल रहे हैं तो। कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स, कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स में आप क्या देंगे? तो जो आपको कल मैंने रिटेल में जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे मॉर्गेज के लिए, दिस इज द कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स। अगर प्रॉपर्टी कोलेट्रल दे रहे हैं तो, अगर कुछ और कोलेट्रल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एलआईसी पॉलिसी अगर आप कोलेट्रल में दे रहे हैं तो एलआईसी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट। अगर आप एफडी दे रहे हैं कोलेट्रल में तो एफडी के पेपर्स। अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड दे रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के पेपर प्लस उसके सरेंडर वैल्यू, ये हो जाएंगे कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्टॉक बुक डेट स्टेटमेंट, आज की डेट में कितनी आपकी स्टॉक है, कितने आपके डेटर्स हैं। डेटर्स मतलब लेनदारी, लेनदारी मतलब जिनसे कस्टमर से आपको पैसे लेने हैं, तो स्टॉक बुक डेट स्टेटमेंट दे दीजिए। और जितनी भी स्टेटरी अप्रूवल है उसकी कॉपी दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट लगाना है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 240 वाट का, तो वो सैंक्शन की कॉपी दे दीजिए कि 240 वाट कमर्शियल आपके लिए सैंक्शन है। अब किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए 1000 वाट का, 1000 वाट का जो सैंक्शन है वो आप उनको दे दीजिए। पॉल्यूशन अगर आपके यहाँ एप्लीकेबल है तो पॉल्यूशन की जो सर्टिफिकेट है वो दीजिए। फैक्ट्री लाइसेंस अगर है तो फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी। तो जो भी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल लाइसेंसेस हैं उसकी कॉपी आप जरूर लगा दीजिए। अब कॉर्पोरेट लोन में मैं पहले ही बता चुका हूं 2 तरीके के होते हैं मोस्टली। एक वर्किंग कैपिटल जिसमें सीसी और ओडी, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट आती है। हालांकि इसका 2 पार्ट है, ये तो फंड बेस्ड हुआ। इसका नॉन फंड बेस्ड पार्ट जिसमें बैंक गारंटी एवं लेटर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह आते हैं, अब उसको मैं आगे देखूंगा डिटेल में कि क्या उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट मैं अभी एक सिंपली बता रहा हूं कि सीसीओडी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो प्रोजेक्टेड एंड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड एंड एस्टिमेटेड के बीच में क्या डिफरेंस है? एस्टिमेटेड मतलब मान लीजिए आज नवंबर 2020 चल रही है,
तो हम जो अगर एस्टिमेट करेंगे 21 का, दिस इज एस्टिमेटेड। क्यों एस्टिमेटेड? क्योंकि इसमें कुछ एक्चुअल भी होगा। नवंबर में अक्टूबर तक की तो सेल्स मेरी एक्चुअल होगी, बट आगे की कुछ हम प्रोजेक्ट करेंगे। इसीलिए 31/3/2021 की बैलेंस शीट को हम बोलेंगे एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, बट 31/3/2022 की बैलेंस शीट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं है। और अगर मान लीजिए ये जून महीना चल रहा था और मेरी ऑडिट फाइनल नहीं हुई होती, या अभी भी ऑडिट का डेट अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक ऑडिट रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, तो आज की डेट में जो बैलेंस शीट बनेगी उसको बोलेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट। आई होप कि प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इस तीनों के डिफरेंस आपको समझ आ गए होंगे। तो प्रोजेक्टेड एंड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट्स और सीएमए डेटा। सीएमए डेटा क्या होती है? अब सीएमए डेटा आपकी प्रोजेक्शन है, एक सर्टेन फॉर्मेट में आप अपने एग्जिस्टिंग फिनेंशियल्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो ऑडिट हो चुकी है उसके फिगर्स, एंड जो आपकी प्रोविजनल, एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है उसकी फिगर, इस सबको एक साथ आप देते हैं कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे। इसकी फॉर्मेट चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये 3+1+1+1 क्या है? तो ये अगर आप ऐसे देते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाएगा। 3 मतलब 3 साल पुरानी ऑडिटेड, फिर ये 1 मतलब कि 1 साल अभी का प्रोविजनल अगर ऑडिट नहीं हुई है तो। उसके बाद ये 1 क्या है? ये है एस्टिमेटेड, और एक हो गया प्रोजेक्टेड, मतलब 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 साल की। अब मान लीजिए अगर 2020 की ऑडिट आज हो चुकी है तो फिर ये मेरा प्रोविजनल वाला हट जाएगा, तो टोटल 5 साल की मुझे सीएमए डेटा देनी है। आई होप कि ये क्लियर है। लेकिन वहीं अगर आप टर्म लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री लगानी है या फिर आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो आपको वो लोन चाहिए जो किस्तों में पे हो सके। तो उसके लिए आपको सीएमए डेटा, यही जो आज 5 या 6 साल के लिए जो लगती है, वो चाहिए टिल रीपेमेंट पीरियड। मतलब हमने लोन अप्लाई किया अगर 15 साल के लिए, तो आगे आने वाले 15 साल तक के लिए आपको सीएमए चाहिए। उसके बाद कोटेशन चाहिए, अगर मान लीजिए आपने मशीनरी के लिए टर्म लोन अप्लाई किया है तो मशीनरी के कोटेशंस। और टीईवी रिपोर्ट, ये क्या होता है? टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट। नाम से ही पता चलता होगा, पहले तो टेक्नोलॉजिकल वायबल है कि नहीं, मतलब जो आप मशीनरी या जो फैक्ट्री ले रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली कैसी है, वायबल है या नहीं है। दूसरा इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं। इस दोनों की एनालिसिस अब कौन करता है? तो बहुत सारी टीवी एजेंसीज होती हैं। अब ये छोटे लोन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। और 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए तो बैंक के जो इंटरनल जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं वही जाके टीवी स्टडी कर लेते हैं। बट जो बड़े लोन होते हैं उनके लिए टीवी रिपोर्ट आपको टीवी एजेंसी से लेनी पड़ती है। ठीक है, और वो भी इम्पैनल्ड होता है बैंक का, तो इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाइए और ना ही ये आपको लेके जाना होगा, बट आपको दिमाग में रखना है कि ये चीजें होगी। तो आपको मोस्टली लेके क्या जाना है बैंक में? सीएमए डेटा एंड कोटेशंस। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए कॉर्पोरेट के लिए एक सिंपल टर्म है। इसके बाद हम देखते हैं एक इनहांस ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये देखो दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे क्रेडिटर डेटर के डिटेल मांग सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर मांग सकते हैं। सिविल में मान लीजिए कोई लोन आ रहा है तो उसका क्लैरिफिकेशन, और आप बोलते हैं कि मान लीजिए एक लोन है आपका 2015 का, आप बोलते हैं कि वो साहब वो क्लोज हो चुका है, तो उसकी सपोर्टिंग्स मांग सकते हैं कि उससे क्लोजर डॉक्यूमेंट्स दीजिए। बैंक में आपकी बहुत सारी चेक रिटर्न आ रही है, अब आपसे पूछा तो आपने बोला कि नहीं ये जो चेक रिटर्न है ये तो मेरी वजह से नहीं हुआ था, ये टेक्निकल फेलियर की वजह से हो गया था, और बैंक ने उस टाइम में हमको एक लेटर भी दिया था इसके लिए। तो वो लेटर आप प्रूफ के तरीके से लगाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन के लिए, बैलेंस शीट क्लैरिफिकेशन एंड सपोर्टिंग के लिए, ये सारे जो इनहांस ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट्स हैं ये बैंक के द्वारा आपसे मांगे जाएंगे, आपको लेके नहीं जाने हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये तो नेवर एंडिंग लिस्ट है। इनहांस ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी आ सकता है।
बट ये बैंक खुद आपसे मांगेगी, आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। दोस्तों, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कॉर्पोरेट लोन्स के डॉक्यूमेंट एक साथ यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे लोन एप्लीकेशन फॉर्म। अब हर एक बैंक का अपना फॉर्मेट होता है उसमें, उसके बाद वही सारी सारी चीजें हैं। आप इसको एक बार देखिएगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे ब्रीफ नोट्स है, अब जब आप लेटर बनाएंगे तो उसमें अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड वगैरह भी डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं ये एक एक करके स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने बैंक गारंटी के लिए भी लिख रखा है और लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए भी लिख रखा है। मैं इसको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें और चाहिए होती है डिटेल में, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा बड़े लोनों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, 5 करोड़ तक के ऊपर फोकस कर रहा था। और 5 करोड़ में भी मोस्टली जो वर्किंग कैपिटल फंड बेस्ड लिमिट है उसके ऊपर फोकस कर रहा था, तो इसीलिए मैंने उस हिसाब से बताया। बाद में मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा, आपको उसके लिए बने रहना पड़ेगा, हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये हो गई डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो अगला स्टेज है वो है इनिशिएटिंग अ लोन एप्लीकेशन। तो वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।